हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एस में आपका स्वागत है। मैं फैलीराम। तो जैसा कि अपने आंसर राइटिंग की 2 क्लासेज हो चुकी है, तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये अपनी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इसमें एक मैंने बता चुका हूँ कि पहली क्लास में अपन देखे थे कि क्या आंसर राइटिंग में फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कैसे क्या लिखा जाए, मेन बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है। फिर मैंने इसमें ये बता दिया था आपको कि मार्क्स कैसे डिवाइड किया जाता है, किस आधार पे मार्क्स। इंट्रोडक्शन कितने नंबर होते हैं, मेन बॉडी में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, फिर कंक्लूजन के कितने नंबर होते हैं। और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, जैसे कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, कंटेंट देखा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी देखी जाती है, और करंट से कैसे लिंक करते हो, आप एग्जाम्पल लिखते हो, तो इन चीज़ सारी चीज़ों का नंबर कैसे डिवाइड होता है, तो ये सारी चीज़ें देख चुके थे। ठीक है, फिर ये है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके ऑप्शनल में कितने, किस आधार पर। देखो, ऑप्शनल में एक चीज़ याद रखना कि 60 to 70% तो जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शनल में 60 to 70 जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और अगर आपके जीएस में 51 से 60% अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये अपन ने देख चुके थे, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका था कितने क्या एवरेज है। तो मैं जैसे नंबर दूंगा, आप इधर कॉपी आप चेक करवाओगे आंसर राइटिंग में, ऐसे में। तो ये चीज़ याद रखना कि मैं ये स्किल याद रखना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अपने आप को मेजरमेंट भी करते रहना कि आप किस लेवल में, और इस लेवल तक पहुंचना सिलेक्शन लेने के लिए, टॉप 100 में आने के लिए, और ये सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, ये मान लो टॉप 500 तक, और ये फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए। पर इस कंडीशन में तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। ये भी नहीं से ज़्यादा बेहतर सबसे दोनों, ये कि ये दोनों स्थिति कंडीशन अपने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। फिर कि एग्जामिनर कॉपियाँ कैसे चेक करता है। ठीक है, तो वो मैंने उस दिन बता दिया था इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहली बात तो कि वेल स्ट्रक्चर मैनर में होना चाहिए। ठीक है, कंसाइज एंड क्रिप्स होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप यूज करें तो अच्छे करंट अफेयर के अभी होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपन देख सके थे। फिर उसके बाद मैंने सजेशन इसमें क्या है, ठीक है, कैसे एग्जामिनर की तरफ से, मेरी तरफ से जो कमेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, तो वो कमेंट क्या रहेंगे, तो वो चीज़ मैंने बता दिया था। ठीक है, मतलब न्यूट्रल इंट्रोडक्शन लिखना है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि कंक्लूजन वे में चले जाओ आप, वैसा नहीं लिखना आपको, जस्ट एक इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, मतलब वो ये कि किसी के पक्ष में नहीं जाना है। ठीक है, जनरली इंट्रोड्यूस करना, तो ये चीज़ तो मैं बता दिया था। ठीक है, तो अगर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप जरूर मेंशन करो आपके क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सिखाऊंगा कि उस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो उस कीवर्ड को तो जरूर आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में होना चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, दूसरी बात, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए शॉर्ट एंड कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और वो क्वेश्चन के जो डिमांड है उसके साथ बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और लिख रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने ये बताया था कि आखिर में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो अपने आंसर राइटिंग में लिखनी चाहिए, ऐसे में या आंसर राइटिंग में। देखो, ये क्लासेज इसी में ले रहा हूँ ताकि फिर ऐसे की जो मैं अलग से क्लासेज लूंगा, तो ये अभी एक बेसिक चीज़ है। आंसर राइटिंग ऐसे भी, एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, उसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, बस उसके जो फॉर्मेट होंगे वो चेंज होंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले आंसर राइटिंग क्लासेज ले रहा हूँ। जब ये आंसर राइटिंग क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी तो अपन ऐसे ही शुरू करेंगे, या हो सकता है पैरेलल भी शुरू करें। अभी धीरे धीरे अभी अपन आराम से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी में अच्छे से डाइवर्सिफाई होना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका अच्छे से प्रयोग होना चाहिए, तो कंक्लूजन आपको होना चाहिए। ठीक, तो ये होता है वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में। और ऐसे में साफ सुथरा अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं एक लाइन ऐसी तिरछी जा रही है, फिर आप एक ऐसे लिख रहे हो, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज़ याद रखो, आंसर राइटिंग में ऐसा कभी नहीं चलेगा। आप ये चीज़ खुद भी जानते हो, जितना सुंदर दिखेगा आपका तो उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात है अपने को। ठीक है, बुलिश पॉइंट का आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे जो पॉइंट हो वही आप लिखो, फालतू की बातें लिखने के चक्कर में मत पड़ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक देखो, अभी अपन जो काम करें, अभी हो सकता है कुछ बच्चे कंटेंट के लेवल पे बहुत वो वीक हो। अभी क्या कर रहे हैं कि अपन धीरे धीरे कंटेंट में, मैं इसलिए एनसीईआरटी पढ़ाने के स्टैंडर्ड बुक जैसे जैसे पढ़ते रहोगे, और जब ये आंसर राइटिंग आप मैं क्लासेज लूंगा और आप ये जब दोनों चीज़ सीख के फिर अप्लाई करोगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे अपन सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपसे जबरदस्ती ऐसे लिखवा रहा हूँ या मान लो आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, उसका भी एक पर्पज है, ताकि
एक देखो एक चीज याद रखना कि पहले ढांचा, कोई भी मकान बनाया जाता है उसके लिए ढांचा बनाया जाता है, ठीक है। जब आप उसको रियल लाइफ में मतलब जब रियल मकान बनाने जाओगे तो उसको एक एक मतलब आपके लिए ये ढांचा रहेगा बहुत काम का रहेगा। तो वैसे आंसर राइटिंग में जो अभी आप लिख रहे हो, आप एटलीस्ट कुछ तो लिख रहे हो। आप इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में आप कुछ कुछ डायग्राम बनाना सीख रहे हो, मैप बनाना सीख रहे हो, या कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, सही गलत कर रहे हैं। पर बात यही है कि ये जो गलत सही करोगे कल आपको यही सही चीज़ों पे लेके जाएगा, ये चीज़ भी याद रखना हमेशा, ठीक है। तो इसलिए मैं देखो, मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, जबरदस्ती हो जो भी है, परंतु मुझे पता आपके लिए हित में है। और आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब 100 ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है, 1000 आंसर राइटिंग आप मेरे पास प्रैक्टिस कर लोगे, ये मान के चलो कि एक वीक में अपन 10 आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है। संडे संडे टेस्ट हो एक अलग चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 इंटू एक 4 वीक मान के चलो 40 हो गया, 40 इंटू 12 12 चौक 48, 500, ठीक है। तो 500 तो मिनिमम हो गए। और मैंने सब आप लोगों को छूट दे के रखी, आप जितना लिखना चाहो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। तो इतना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बहुत अच्छे खासे लेवल पे चले जाओगे, इतना मेरा पता है मुझे, ठीक है, इतनी गारंटी है आपकी, ठीक है। अब देखो अगला होना चाहिए कि पैराग्राफ आप जब लिखते हो, ठीक है, तो देखो ये ऐसे के लिए मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छे है, देखो इसीलिए कॉमन है ये जो क्लासेज है, ऐसे और आंसर राइटिंग कॉमन है, इसीलिए मैं एक ही क्लास ले रहा हूँ। अब देखो ये इसमें ऐसे के लिए कल भी मैं जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था बच्चों को, तो देखो पैराग्राफ से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में अगर आप जंप कर रहे हो तो लिंकेज होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप अच्छा ये पहले बात कर रहे थे। जैसे मान लो कि मैं इसमें इकोनॉमी की पार्ट पे बात कर रहा हूँ कोई ऐसे में, ठीक है, फिर जब आप सामाजिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हो तो आप लिखो कि मान लो कि महिलाओं के रिलेटेड, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ही सब कुछ स्थिति अच्छी नहीं होती है, हम इसको इस संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, अम्बेडकर का ये खतन है, ऐसे करके करो तो ये लिंकेज दिख जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। देखो यही मैं बता रहा हूँ, आर्ट है, ये सीखनी है आपको। अब जैसे फिर यहाँ पे एंड होगा तो आप मान लो कि आप साइंस के क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, फिर आप यहाँ लिखोगे सामाजिक स्थिति, तो चलो ठीक है अपन प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट सरकारी प्रयास करे, पर क्या वैज्ञानिक क्षेत्र में आज महिलाओं की स्थिति वैसी है जैसे पुरुषों के पास है, तो वहाँ पे ऐसा मानता व्याप्त है। फिर आप पैराग्राफ में आओ, तो ये लिंकेज जो होता है, ठीक है, लिंकेज वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निक होती है, आर्ट होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ठीक। फिर दूसरी बात, अगर आप आंसर राइटिंग में हेडिंग यूज करें तो बहुत अच्छी होनी चाहिए और क्रिप्स होनी चाहिए, ये अभ्यास से ही आएगी। अब जैसे क्या कहते हैं कुछ बच्चे कि मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है भारतीय संविधान की, मान लें भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होने के संबंध में, ठीक है, तो आप इतनी लंबी हेडिंग लिखोगे, पहले इतना टाइम होता नहीं है, आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिप्स लिखना होता है। तो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण संबंध किसमें, राष्ट्रपति शक्तियों के संदर्भ में, डायरेक्ट लिखो आप। तो मेरे कहने का मतलब कि ये हेडिंग का कैसे यूज करना है, क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग इतना होना चाहिए कि आपकी रीडेबल हो, ठीक है, बस इसी याद रखना, पर रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पर्सन का क्वेश्चन की अगर 3 पार्ट में उसने डिमांड है इस क्वेश्चन की, तो ये चीज़ याद रखना कि तीनों पार्ट को आपको आंसर देना अच्छे तरीके से। तो हर पार्ट को और इक्वल पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि सबके मार्क्स डिवाइडेड होते रहे चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर के पास जब वो कॉपी चेक करता है तो उसे पता है स्केल रहता है, भाई इसमें अगर इसने इतने पॉइंट लिखे हैं, इसमें इतने पॉइंट लिखे, इसमें इतने पॉइंट लिखे, तो इस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट और डायग्राम को सटीक आपको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा, अभी आगे क्लासेस चलती रहेगी, धीरे धीरे पहले चलती रहेगी, तो खूब सीखेंगे इसमें, ठीक है। फिर वही है कि क्वेश्चन के हर डिमांड पे ध्यान देगा, अपन सीख देंगे, ठीक। केस स्टडी जब आप भी लिख रहे हो, चाहे जीएस के आंसर में लिख रहे हो, आप ऐसे में लिख रहे हो, ठीक है, तो ये याद रखना कि सभी जो विकल्प हो उसका विश्लेषणात्मक पक्ष प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो केस स्टडी के पक्ष या विपक्ष, ठीक है, तो मान लो कोई ऑप्शन आपने कोई डिसीजन लिया, अब उसे पक्ष में बताना, विपक्ष में बताना। अगर आप नहीं ले रहे तो सब ऐसी बात है, इसके ये डिसीजन नहीं लेना, तो पक्ष में मान लो 2 पॉइंट बताए तो नेगेटिव में ज़्यादा बताओ। तो ऐसे बैलेंस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसके बाद में पॉजिटिव पक्ष ज़्यादा होना चाहिए, सब ऐसी बात है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बैलेंस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक। अगर जब आप निबंध लिखते हो, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, उसमें जो केस स्टडी ये डाला करो, एग्जाम्पल आप डाला करो,
अगर आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस रहा है वो डालो, लघु कहानियाँ जो दादी नानी की कहानियाँ हैं वो डालो आप, ये बहुत जो रोचक प्रसंग होते हैं वो डालो आप। तो इससे क्या होता है ना कि आपका ऐसे प्रभावशाली इफेक्टिव बनता है। तो ये चीज़ याद रखो। तो मतलब देखो इसीलिए बोलते हैं ना कि यूपीएससी में ऐसा नहीं कि आप नए नॉलेज के एक्वायर करने के लिए जो पीछे आपने जीवन भर सीखा है, अगर आप उसको भूल के कुछ और नया सीखने जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करो। आपने जो जीवन भर जो सीखा है, दादी नानी की कहानी किसी ने नहीं पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, भाई लोभी लोभी राजा है, लोभी लोमड़ी है, तो इस तरीके से वही चीजें यूज करनी है। क्योंकि जो वो एग्जामिनर जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है, ये चीज याद रखो कि उसका जीवन भी ऐसा ही बीता है, वो भी दादी नानी की कहानियां सुना है, ये सारी चीजें। तो ऐसे में मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी छोटी लालच बुरी भला है, ठीक है, ऐसे ऐसे आप कोर्स डालोगे, ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है, अब उसमें आप जैसे राम के जो है उसके बारे में डाल सकते हो कि वो जैसे माता पिता की कैसे सेवा करें, माता पिता के वचन के लिए। तो मतलब कहने का मतलब कहीं कॉन्टेक्स्ट में आप नई चीज डालने से अच्छा है कि जो चीजें हुई है पहले, आप जो जानते हो बचपन से, उसको आप इसीलिए बोल रहे यूपीएससी की तैयारी एक कलेक्टिव, आपके जीवन भर जो एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने जो क्लासेज में पढ़ा है, ये सारी चीजें उसी का ही एक ये एग्जाम है। तो ठीक है, तो ये चीज याद रखना। निबंध की जो आपकी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, याद रखना कि अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अपन याद रखो, मैं कल भी बार बता रहा कि जो मेन थीम है उसको सबसे इम्पोर्टेंट होता है समझना। उसके बाद में आप ऐसे लिखोगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो उसमें मेन थीम बहुत, अगर मेन थीम से भटकोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझो आप कि ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आते हैं आज अपन यहाँ से क्लास शुरू कर रहे हैं, पर मैं एक बेसिक उस दिन का आपको बताना था, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे नहीं भी जुड़े हैं, ठीक है। तो आज अपन इस क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि इस क्लास का फायदा उठाने का, ठीक है। तो अपन अच्छे तरीके से करेंगे, एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया, ये सेम पार्ट है, शायद रिपीट हो गया है। प्लानिंग कुछ कुछ पॉइंट जो रिपीट होंगे मैं उसको जल्दी पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक। देखो आंसर में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, तो ये अपन पहले भी देख चुके थे, ठीक है। बुलेट्स का पर्याय अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, ये देख चुके हैं। पैराग्राफ आकार छोटा रखना उचित रहेगा, ये बात सही है। ऐसा नहीं कि एक पेज में दो, जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो दो पैराग्राफ होने चाहिए, अच्छी बात है, बस इसे छोटे भी नहीं होने चाहिए, 5 नहीं भी करना चाहिए। कल मैं एक कॉपी चेक कर रहा था, हाँ शायद नंबर था कि मैं कॉपी चेक कर रहा था, तो उसके लिए छोटे छोटे पेज, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। दो, एक पेज में याद रखो कि 2 पैराग्राफ चलेंगे, ठीक, ये चीज याद रखना। फिर वही है, लिंकेज होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जा रहे लिंकेज, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर ये जीएस के आंसर के लिए बढ़िया रहेगा कि उसमें जो डायमेंशन पूछे उसके हेडिंग डालो आप, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये फोन करेंगे वो सारी चीज, ठीक है। आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। फ्लो चार्ट और डायग्राम को शामिल करने का प्रयास करना ही चाहिए, ठीक है। और कभी भी एक चीज रखना, आपका जो है होता है, ठीक है, जो डायमेंशन जितना आप दे पाते हो, ऐसे में हो चाहे इथिक्स में हो या जीएस के आंसर में, जितने डायमेंशन से आप ऐड करोगे, मल्टी डायमेंशनल आप अप्रोच रखोगे, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो कि आपके क्वेश्चन ये आया है कि अर्बनाइजेशन जो है वो एक वरदान अकल, एक किसी ने ऐसे भी लिखा था इस पर। तो अब आप इसको अच्छे तरीके हर सेक्टर में बताओ, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशली क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, साइंस टेक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरीके से मतलब डाइवर्सिफाई आपका होना चाहिए इसे, मतलब जो भी आप लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो चाहे आंसर लिख रहे हो, ये चीज याद रखना, ठीक है। और वो ये क्वेश्चनों को सब पार्ट के जो जितने भी क्वेश्चन में पार्ट्स है, मान लो 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया क्वेश्चन को, कारण पूछा है, सॉल्यूशन पूछ लिया है, जो भी पूछा है, तो आप उनको क्या करोगे, तीनों पार्ट्स का आपको आंसर देना। तो वो अभी मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो ये केस स्टडी का भी अपन देख लिए थे, ठीक, निबंध वाला देख लेते, ये भी अपन देख लिए थे, ठीक है। अब आते हैं आज यहाँ पे, ठीक है। अब बात है कि भाई टॉपिक को कैसे समझे, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि विषय की जो समझ होती है, ठीक। अब देखो सबसे पहले बात यह है, जो आप जब भी कभी कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं ये चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक ही चीज याद रखना,
जैसे मान लो कि समावेशी विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर वो डेफिनेशन आप लिखो तो टू द पॉइंट लिखो, फालतू कैसे लिखो, अपने मन से बना रहे हो वहाँ पे सारी चीजें नहीं। और फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई आप फैक्ट आप लिख रहे हो तो आप एक चीज याद रखना, फिर मैंने कल ऐसे में भी मैंने एक कमेंट दिया था जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, कोई भी अगर आप एक चीज याद रखना, कोई चीज लिख रहे हो, गलत चीज कभी लिखने का प्रयास मत करना। और बोलते हैं ना कि ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास मत करना, ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास मत करना कि मैं एग्जामिनर को चीट कर दूंगा। वो ऑलरेडी भाई आपसे सोचो कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, 50-60 साल का वर्क से एक्सपीरियंस, 50-60 साल की एज वो पार कर चुके हैं, ये मान लो 50 से 60 साल की, तो बहुत एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कोई गलत फैक्ट मत लिखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। ठीक, दूसरी बात, जब भी आप कोई परिभाषा लिख रहे हो तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अच्छी होनी चाहिए, मतलब छोटी इन द सेंस मतलब ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आए, मतलब भाई बोलते ना कि सिंपल चीजें जितने ज्यादा अच्छे तरीके से रखोगे आप, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस सिंपल सी बता दो जो आप समय से विकास के बारे में जानते हो, भाई सबका विकास जो करे। ठीक है, 2-3 लाइन में उसको बता दो। अब इसी लाइन को आप थोड़ा भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता दिए, एबीसी कॉन्टेक्स्ट में, जनता कॉन्टेक्स्ट में, उस तरीके से थोड़ा उसको एलिब्रेट करके 2-3 लाइन में, अपने इंट्रोडक्शन ऐसे भी 2-3 लाइन में दिया जाता है। ठीक, उससे ज्यादा तो दिया भी नहीं जाता। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब जब आप इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हो, ये चीज याद ध्यान से समझना, जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक, अब ये इंट्रोडक्शन आपकी मेन बॉडी से भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप एक चीज याद रखना, जब कोई रेस दौड़ रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़ना सब शुरू करता है, तो याद रखना कि वो इसकी ये स्पीड जो होती है आगे के लिए बहुत स्पीड तेज करने के लिए काम आती है। तो वैसे ही इंट्रोडक्शन पार्ट आप जब आप लिखोगे तो ये चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन पार्ट के फ्लो के आगे कनेक्ट मेन बॉडी में वो दिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप बता दियो अब इसके आगे इसके ये बताना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो फ्लो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब ये फ्लो कब आएगा, जब आपकी टॉपिक की समझ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसीलिए अपन बेसिक चीजें बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि जैसे मैंने बहुत बार आईआईटी टॉपर और इनसे मैं मिला, तो ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो टॉपर्स जो होते हैं, या आईएएस या यूपीएससी के टॉपर हो, चाहे अदर जो जितने भी फील्ड के जो टॉपर होते हैं, मैं एक चीज में बता रहा हूँ कि जब मेरा पर्सनली इनसे मिलना रहा तो मैं एक में बता रहा हूँ कि कभी भी चीज अगर टॉपर से कोई भी, उनकी जो बेसिक जो चीजें होती है वो बहुत क्लियर होती है। ये चीज याद रखो, बेसिक चीजें वो मतलब कुछ भी होता है किसी कंडीशन भूलेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है, जब बेसिक बोलते हैं फाउंडेशन आपका अच्छा है तो उसमें कितनी मजबूत बिल्डिंग आप बना सकते हो। तो यही चीज है। अब जिन बच्चों का बेसिक ही बहुत खराब है तो उनको फिर बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, मैं बता रहा हूँ, ये चीज हकीकत है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अपन बेसिक्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, कंटेंट पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्लियरिटी होनी चाहिए आपको, आपको ये ना पता हो। ठीक है, एक चीज याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये है कि आपको उस क्वेश्चन का एक वर्ड समझ में आ रहा है वो अच्छे से, तो जैसे मान लो डेमोक्रेसी के बारे में, अब मान लो डेमोक्रेसी क्वेश्चन है, वो बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन उसने बनाया, ठीक, बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाया, आपको वो पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, पर आपको डेमोक्रेसी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कि इसे बोलते हैं कि गुड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, आपको टॉपिक की समझ होगी तो ऑटोमेटिक आप लिख लोगे आंसर में, फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज याद रखना। ठीक है, जो आपका आंसर का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बहुत वेल अच्छा होना चाहिए, मतलब वो साफ सुथरा होना चाहिए, काट पीट नहीं होना चाहिए, फ्लो चार्ट मतलब सिस्टमेटिक, आपको कॉपी देख के लग जानते भाई, एग्जामिनर को लग जाते हैं हाँ भाई इस लड़के ने, देखो राइटिंग में गलत सही मतलब खराब होती है उसे नहीं, प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेजेंटेशन में राइटिंग का जो रोल वो एक अलग मैटर है, पर तो किसी खराब राइटिंग उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी राइटिंग अच्छी है उससे भी, ये चीज याद रखना। तो प्रेजेंटेशन एक अलग चीज होती है। ठीक है, अब जैसे इसको ब्लैक वो मत लेना, मैं मतलब बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि जो ब्लैक थ्योरी या मतलब वाइट जो थ्योरी मानी जाती है, भाई वाइट गोरे लोग ही सबसे ज्यादा अच्छे ये होते हैं सारी चीजें। अब देखो, अब ये मान लो कि एक प्री माइंड सेट है कि वो गोरे लोग मतलब अच्छे होते हैं ये सारी चीजें। अब मान लो कि एक ब्लैक अगर कोई व्यक्ति भी है तो ठीक है, अगर वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, मान लो ड्रेस सेंस उसका अच्छा है, मतलब हेयर लुकिंग ये सारी चीजें सब कुछ अच्छी है, चाहे ब्लैक होते हुए भी उसके प्रेजेंटेशन के कारण वो बहुत अच्छा लुकिंग करेगा, इसलिए होता है लुकिंग स्मार्ट, मतलब देख के लग रहा है कि हाँ स्मार्ट पर्सनैलिटी है। तो यही आंसर में होता है आपकी राइटिंग कैसी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, राइटिंग आपने कंटेंट कैसा लिखा है, आपके कंटेंट की प्रस्तुतिकरण कैसा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। फिर मैं बार बताऊँ तो ये चीजें माइंड में रखो कि अपने किसी मान लो कि बहुत सारे बच्चों की, मैं गांधी जी की स्टेटमेंट आपको बताता हूँ यहाँ पे,
और मैं कल से ना यूट्यूब पे एक बाबागिरी भी करने वाला हूँ। बाबागिरी इन द सेंस कि मैंने जो लाइफ का जो मैंने सीखा है, मतलब किताबों से सीखा है या मैंने व्यक्तिगत जीवन से सीखा है, तो उस पे अपन ऐसी बाबागिरी करेंगे। ठीक है, बाबागिरी इन द सेंस कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कभी आप डीमोटिवेट होते तो उन लेक्चर को देखोगे तो आपके लिए अच्छा फील होगा। ठीक है, मैं उसमें ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी वैसी स्टोरी में लाने का प्रयास करूंगा। जो बड़े बड़े आइडियल पर्सन जो होते हैं उनके जीवन में उन्होंने क्या झेला, देखो कोई महान बन गया आज अपन उस देख रहे हैं, और उन्होंने महान बनने के दौरान जिस रास्ते से गुजरे हैं, जिसमें उसने झेला है, वो कोई नहीं देखता और वो कोई झेलना भी नहीं चाहता। तो ये चीज़ याद रखें, तो वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे बात है प्रेजेंटेशन, तो ये चीज़ याद रखना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आप देखो, आपका परिभाषा सटीक होनी चाहिए तथा फैक्ट के लेवल पे सही होनी चाहिए, अपन देख ले। ठीक है, और परिभाषा 30 से 40 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने आप को, अभी हो सकता है आप 50-60 पेज में लिखो आप इंट्रोडक्शन पार्ट, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, धीरे 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 अपने को एक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचना है, अपन वहां तक पहुंचेंगे। ठीक, बस ये चीज याद रखना। जैसे आपने सोचो कि जब एक जैसे यूपीएससी के लिए मान लो कि ग्रेजुएशन चाहिए, 21 साल एज चाहिए, अब कोई स्टार्टिंग से सोच रहे मैं आईएएस बनना है, परंतु उस लेवल तक तो अचीव करो। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले आप 60 शब्दों में अभी इंट्रोडक्शन लिखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर अभी धीरे 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 आप 30-40 शब्दों तक पहुंच जाओगे, वो मुझे पता हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, दूसरी बात मैंने बोला था इंट्रोडक्शन जो आपका जो है फ्लो, ऐसे का जो मेन बॉडी वाला फ्लो उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए उसके। अब देखो मैंने ये जो चीजें इंट्रोडक्शन बारे बोली, ये सब आप लिख लेना एक जगह। तो इंट्रोडक्शन जब भी लिखो तब आपके माइंड में ये चीजें बार बार आती रहनी चाहिए। तो ये लेक्चर आप बार बार आपके पास रहेंगे, जितनी बार देखो आपके पास एक ऐसे में बार देखने का है। ठीक है, तो वो चीज़ रखना, बार बार ये चीज़ें देखते रहना। ठीक है, तो आप तो पहली बात क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के बाद में उसका इंट्रोडक्शन तैयार करोगे। इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन की जो की थीम है वो आपकी रिपीट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके इंट्रोडक्शन में जो फ्लो है वो कंटिन्यूस बना रहना चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और बात हो कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इस पे तो अपन काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही है कि आपको फैक्ट गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो जब भी आप एग्जांपल दो या कोई फैक्ट लिख रहे हो, इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। मतलब आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो, डाटा भी नया आ चुका है, तो ठीक है, तो ये एग्जामिनर के लिए मतलब चुभता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ें गलती आप नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना है। ठीक, अब देखो वही है कि जो गलत फैक्ट है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड इररिलेवेंट एग्जाम्पल फैक्ट, तो ये भी मैं बता दिया वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मान लो कि आंकड़े आपको एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, मान लो एग्जाम, देखो एग्जाम जैसे सिचुएशन में फिर मैं बार बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं भी अपनी ये कमजोरी मानता हूँ कि मैं जो रियल अभी जैसे नॉर्मली मैं रूम में या मान लो कि कोचिंग के मैं टेस्ट देता हूँ, उसमें जो मेरा रहता है प्रयास और यूपीएससी के पेपर में कहीं ना कहीं वही अंतर आ रहा है। मतलब कि मैं यहाँ जितना बेस्ट दे पाता हूँ वहाँ उतना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि वैसे जैसे मान लो कि आपको फैक्ट याद नहीं आ रहा है एग्जाम के टाइम में, तो आपको क्या करना है कि आप खुद ही आगे लिख दो कि मतलब कि लाइक, अप्रोक्सीमेट, अराउंड, नियर अबाउट, ये वर्ड यूज करना सीखो। यूपीएससी भी खुद है ना प्री के पेपर में चाहे मेंस के पेपर में यही वर्डों यूज करती है, उसको पता है कि हम गलत निकल सकते हैं, गलत हो सकते हैं, तो इन वर्डों को आप बहुत अच्छे से यूज करना सीखो जब भी फैक्ट लिखो। अगर आपको मान लो कि 10 मतलब मान लो 177.32 है या 33 है, या आपको नहीं पता था, आप लिख दो लगभग या अनुमानित है। ठीक है, तो ये बहुत स्मार्ट तरीका है अपनी गलतियों को छुपाने का। मतलब आपको नहीं पता पर मुझे नंबर लेना है भाई, तो ये चीज याद रख लो कि आप इतना भी नहीं होना चाहिए कि 10,000 है और आपके उस जगह 20,000 लिख रहे हो, तो वो अनुमानित नहीं चलेगा। अनुमानित समझ रहे हैं, 1-2% इधर उधर चलेगा, बस ये चीज याद रखना। तो वो यूज कर सकते हो फैक्चुअल डाटा की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात, रिलेवेंट एग्जाम्पल देना है करंट अफेयर में जैसे आ रहा है। जैसे अभी मान लो अब जातिवाद को लेकर कोई ऐसे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जैसे अभी एमपी में जो घटनाएं हो रही है, अभी राजस्थान में भी हुई, तो रिलेवेंट एग्जाम्पल डालो और पॉपुलर जो सारी चीजें हो रही है वो चीज डालो। दूसरी बात, एक जैसे मान लो कि अभी किसी वुमेन का एक लीडरशिप के रोल में, ठीक है, तो आप वहाँ पे काउंटर करने के लिए, जैसे मान लो कि अभी जो केस चल रहे हैं एसडीएम साहिबा के जो चल रहे हैं, मतलब जो भी एक्सपायर्ड है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, बात ये नहीं, पर बात है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बात वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप करंट है के एग्जाम्पल डालोगे तो बहुत ज्यादा है। अभी शायद आपने वो भी देख रहे होंगे कि पबजी लवर के स्टोरी वाला वो जो पाकिस्तान से सारी चीजें, तो ऐसे चीजें डालोगे तो ना, तो ये क्या सोशल मीडिया में सब जगह वायरल रहती है,
तो ऐसे एग्जाम्पल दूसरी बात रिलेवेंसी भी होना चाहिए उनका, ऐसा नहीं कि डाल रहे हो तो आपको ही पता है और उसके भी आप में, तो ये चीज याद भी रखना, ठीक है। तो और आपको क्या क्या गलतियां जो है आपको जब भी आप ऐसे ऐसे लिख रहे हो या आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो उस टाइम कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। पहली बात मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ूंगा चाहे आपके जीएस के आंसर पढ़ूंगा तो आप ये चीज याद रखना कि क्लिष्ट भाषा यूज मत करना। मतलब जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे क्या है हिंदी के, जब हिंदी ऑप्शनल ले लेते तो हिंदी के प्रकरण अपने आप को विद्वान समझने लग जाते हैं, तो ऐसे ऐसे वर्डों को यूज करते हैं कि भाई देखो एक चीज याद रखना, इसका एग्जाम ही जीएस है, जनरल स्टडीज, ये चीज समझो। आपको जनरल स्टडीज हो, आप कोई मतलब प्रखंड ज्ञाता वो नहीं हो, तो आपको जनरल स्टडीज मतलब जनरल बने रहो, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आपकी जो प्रयोग की गई जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, कोई चीज याद रखना डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए और समझने में मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहे एकदम। तो इसी तक किशोर जो आपकी बार टॉपर थी तो उसने एक ही चीज बोली कि मैं अपने ऐसे थे, वो अपने घर पे पढ़ के मैं बोल के सुनाती थी, क्या उनको समझ में आ रहे हैं? मतलब देखो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब ये देखो आप ये चीज सोचो कि यूपीएससी एग्जाम में मतलब रिटर्न क्यों होता है, क्या जरूरत है रिटर्न होने की? इसका मतलब ये है, देखो आप अपने विचारों की प्रस्तुति किस तरीके से करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, पहली बात एक चीज है। दूसरी बात, कल आप डीएम बन जाओगे तो कैसे सिचुएशन को टैकल करोगे, आपका जो मैसेज आप कन्वे कर पा रहे हो तो वो कैसा होगा, तो वो आप आंसर राइटिंग जब मान लो ऐसे ही लिखते हो तो ऐसे में जितने सिंपल सिंपल वर्डों यूज करोगे तो भाई किसी जन सामान्य को समझ में आ जाएगा। कल मान लो कि आप कोई दंगा हो गया वहां पे जा रहे हो और ऐसे ऐसे कलिष्ठ वर्डों का यूज करो नो, आपको वहां के लोकेलिटी के अकॉर्डिंग वहां के जो वर्ड है वो ज्यादा यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा सिचुएशन को हैंडल करने में। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, समझने में से नहीं बहुत मुश्किल हो रहा है वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम वाली चीज याद रख लेना, हिंदी मीडियम वालों से जब बिंदुओं में गलती होती है सारी चीजें हैं, इंग्लिश मीडियम में ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती है वो हिंदी मीडियम में होती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोनों मीडियम के लिए ही है, ठीक है। अपन तो ये चीज याद रखना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रॉन्ग मतलब ये जो विराम चिन्हों का जो है त्रुटिपूर्ण प्रयोग नहीं आता है तो करो भाई, अच्छे तरीके से सीखो। और फिर मैं बार बता रहा हूँ सीखने की जो ललक है यूपीएससी की तैयारी में आपको हमेशा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ कभी कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको जो विराम चिन्ह होते हैं उनका अच्छे से प्रयोग करना सीखो, वाक्य जो लंबे नहीं होने चाहिए, मतलब ठीक है। तो ये चीज याद रखना, शब्द सीमा का उल्लंघन अगर आप कर रहे हो तो वो सही बात नहीं है। वाक देखो ये सब शब्द सीमा ये सारी चीजें अभी स्टार्टिंग में नहीं, धीरे धीरे मैं फिर बता रहा हूँ, अभी 60 पे लिख रहे होंगे अपन, धीरे धीरे एक परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, वो चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। तो वही है जो कमियां थी इसको सुधारना, भाषा सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी, इफेक्टिव होनी चाहिए। भाषा में फिर बता रहा हूँ, भाषा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है भाई, क्रांति पैदा कर सकती है अगर आपके वर्ड ऐसे है, ठीक है। तो शब्दों के साथ खेलना सीखो, ठीक है। जैसे आपने एक गेम देखा होगा जिसमें वो एक साथ 6 बॉलों के साथ खेलता है, तो ये यही चीज है, आपके पास वर्ड्स रहेंगे, आपने अध्ययन किया उसे, आपके पास नॉलेज रहेगा, पर कैसे उनका यूज करना, तो कैसे इफेक्टिवली वे से उनका यूज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। ये सीखनी पड़ेगी आप। कठिन शब्दों का और उलझाऊ भाषा का प्रयोग करने से बचिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। जहां तक संभव हो व्याकरण संबंधी छोटी छोटी गलतियों से बचिए। मतलब अब देखो मान लो संस्कार है, आप इसी को गलत लिख रहे हो तो ये सही नहीं होगा। मतलब समावेशी विकास आप इसको गलत लिख रहे हो मात्रात्मक, तो ये चीजें नहीं, इसमें कोई मतलब होता है ना, कोई सजा माफ नहीं होगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, छोटे वाक्यों में लिखे, ठीक है। तो वो चीज देखिए, शब्दों को चयन करें जो शब्द सीमा बेहतर रहने में सहायक करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कल जब मैं नर्मदा कैसे पढ़ रहा था तो जो लोग मैंने कल जूम मीटिंग में लिया था क्लास, तो उसमें मैं देखा कि एक चीज याद रखो कि शब्द सीमा आप मतलब कुछ स्टोरी शुरू किए जा रहे हो उसको बढ़ाए जा रहे हो, ऐसे नहीं। अब कैसे उसी को 100 वर्ड में लिखे, उसको कैसे 10 20 या 30 वर्ड में लाया जाए, ये आपकी कला होनी चाहिए। इस कला के लिए चाहिए बहुत प्रैक्टिस, और इनके लिए फिर आपको बहुत बुक रीडिंग, ये सारी चीजें, अच्छे अच्छे वर्ड्स आप कैच करोगे तब जाके ये सारी चीजें हो पाएगी। तो फिर बार बता रहा हूँ, टेक टाइम, प्रोसेस टाइम लेती है, फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब बात आती है, सारी मेन रोड की बात होगी, अब अपन कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन चाहे ऐसे का हो या आंसर राइटिंग हो, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अब पहले मैं बता रहा हूँ कि क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, ऐसे निष्कर्ष बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष मतलब ऐसा नहीं है कि
एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब पढ़ने से लग रहा है कि यार ट्यूशन की डिमांड कुछ और थी, आप कुछ लिख रहे हो, वो वैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वे फॉरवर्ड आपका मतलब फ्यूचरिस्टिक आप सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्लम क्रिएटर हो, तो वो आपकी इमेज दिख जाती है वहाँ पे कंक्लूजन में। तो आपको फ्यूचरिस्टिक रहना है, हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जब मान लो कि कोई नेगेटिव क्वेश्चन था, अपन आप आखिर में बोलोगे नहीं, हमें लगता है कि भारतीय सरकार एक अपनी सही दिशा में है, ये प्रयास कर रही है, ये कर रही है, और हम एक दिन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये होता है कि हाँ, कि इस बंदे के पास कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर करने वाला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनने वाला है। तो ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। डिस्कस कभी, तो वही मैं बता रहा था अभी, जैसे कभी कंक्लूजन नेगेटिव नोट में मत करना, यही चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यूपीएससी के आंसर राइटिंग में ये कोई नहीं बताता, मैं फिर मैं बार बता रहा हूँ। क्या होता है ना, आंसर लिख के अब नंबर आ गए, बात ये नहीं, बात है कि उस बच्चे का माइंड सेट कैच करना। तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ, जितना हो सकता है मेरा फ़ायदा उठाओ। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है। तो जो मैंने 4 से 5 हज़ार मैंने आंसर लिखे हैं अपने हाथों से, तो मुझे इन चीज़ों की समझ है कि कैसे आंसर को एंड किया जा रहा है। वो अपन आगे क्लासेज में लेंगे कि जो यूपीएससी के जो क्वेश्चनों में पीछे जो वर्ड्स लेते हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, इसका क्या मीनिंग होता है, और जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कंक्लूजन फिर किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, निष्कर्ष छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब देखो, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है ना कि देखो, एक चीज़ याद रखना, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, इस समझ लेना उसके पास ज्ञान नहीं है, और जो कम बोल के भी किसी माहौल को अपनी तरफ वो आकर्षित कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। निष्कर्ष वैसा होना, छोटा होना चाहिए और ठोस होना, सॉलिड होना चाहिए। मतलब छोटा लिखो पर आपकी बात में दम होना चाहिए, ठीक है। गिव ए प्रॉपर कंक्लूजन, सब अच्छी बात है कि एक उचित मार्गदर्शक वाला हो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हो, वैसा होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज द लास्ट पॉइंट ऑफ द आंसर एज ए कंक्लूजन। फिर मैं बता रहा हूँ, पॉइंट में नहीं, कंक्लूजन पैराग्राफ में रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मेन बॉडी को उसी का आखिरी नहीं, कंक्लूजन लिखना सीखो, इसके लिए भी मेहनत करनी है, ठीक है। ये चीज़ रखना। निष्कर्ष तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के पक्ष में जा रहे हो। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट को हमेशा न्यूट्रल रहना है। तो ये जो पर्सनैलिटी आपकी जो है, वो ऐसा नहीं कि आप काम करोगे तभी दिखेगी, आपकी आंसर राइटिंग से चीज़ें झलक जाती है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कल आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो क्या करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई वो इसीलिए कॉपी चेक करते हैं, बहुत चीज़ें ध्यान रखता है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन देना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और मैं वही बता रहा था कि अपने आंसर को सकारात्मक और आदर्श आशावादी बिंदुओं के साथ समाप्त करने का प्रयास करें। मतलब होपफुल होना चाहिए कि हाँ, कि ऐसा होगा, कोई बात नहीं, आज गरीबी खत्म नहीं हो रही, भारत में हजारों समस्या होगी, परंतु मुझे पता है कि हमें भारतीय संविधान पे भरोसा है, और उसके द्वारा जो चलाएगी सरकारों पे हमें भरोसा है कि वो एक ना एक दिन भारतीय में जो व्याप्त जो गरीबी है उसको हम समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से आशावादी लिखो तो लगेगा। मैं फिर बता, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना अपने को, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर सबसे पहली बात, मैंने फिर बार बार बोला है, जितने भी टॉपर्स की कॉपी है, जितनी बार पढ़ोगे उतना देखो, अथाह महासागर। तो जब कोई टॉपर बना है, कितने सालों की मेहनत है उसके पीछे। अब उसका जो ज्ञान उस कॉपी में आ रहा है, और आप सोचो कि जस्ट आप वहाँ से सीखते हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो जितने मॉडल आंसर पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जीएस की कॉपी भी पढ़नी है आपको, एससी की कॉपी पढ़नी है, ऑप्शनल की भी पढ़नी है, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके लिए क्या चाहिए, फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, सब लोग ये लापरवाही करो, आंसर राइटिंग फिर मैं बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने आज कल आपने जो थी वो मैं बता दिया हूँ, आज उसका वीडियो भी यूट्यूब पे आ गया है, ठीक है। कौन कौन सी बुक पढ़नी है, जो सारी चीज़ें हैं, बार बार पढ़ो। जब तक आपकी रीडिंग हैबिट नहीं बढ़ेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीडिंग हैबिट में क्यों न्यूज़पेपर बार बार पढ़ा रहा हूँ, क्यों मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्यों स्टैंडर्ड बुक पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। मैं चाहने चाहता हूँ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, ताकि आप कुछ ही नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आप पढ़ना है आपको, ये मैं एक दिशा मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ में खड़ा हूँ। और जहाँ हो सकती है कि एक लेवल के बाद आप लोग मेहनत नहीं कर पाओगे, मतलब मेहनत इन द सेंस भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, ट्यूशन रेट है, अब भाई और जो मार्केट चल रही है सारी चीज़ें, भाई ऑर्डर लगे सर उसमें तो ऐसा ऐसा है, वो काम के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ताकि आपको एक सपोर्ट देता रहूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मतलब ये सिंपल इतना समझ लो, जैसे फाइनेंशियली अभी आपको सबको घर वाले सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है,
तो वो रोल में मैं नहीं आऊँगा, इसी याद रखना। परंतु कभी आप इमरजेंसी कंडीशन में जब आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्त की, कि घर से आप पैसे नहीं मांग पा रहे हो, या मान लो कि महीने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में जो दोस्त आपके साथ खड़ा रहता है, उस दोस्त की भूमिका में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा इस तैयारी में, ये चीज़ याद रखना। ताकि कहीं भी जरूरत पड़ी मैं आ जाऊँगा, अच्छा ये बताओ आपको ये दिक्कत है, चलो ठीक है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ताकि आप इस तैयारी में बिल्कुल भी झुके नहीं, मतलब आपके अंदर ये नहीं है कि हम तैयारी क्या होगा, क्या सारी चीज़ें, वो उस चीज़ों के लिए मैं सबके साथ में खड़ा हूँ। आपको आगे लेके बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब फिर बता रहा हूँ कि लगभग मैंने एक बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी कैसे क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ओवरऑल अपनी ये लगभग आज तीसरी क्लास एंड हो चुकी है। फिर बता रहा हूँ अब धीरे धीरे अपना आंसर लिखना सीखो। मैं फिर बता रहा हूँ, अरे खुद से लिखो। अभी मैं जो चलाऊंगा आंसर राइटिंग वो मैं क्लास के बाद में चलाऊंगा, पर अभी आप खुद से लिखो। एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी पीछे कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है वो लिखने के आदत डालो। आपका तो 1 जुलाई से सारी चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, पर मेरे पास अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, किसी का भी एक भी आंसर नहीं आया। तो यही चीज़ सोचो कि आप पे कर चुके पैसे, उसके बावजूद फिर मैं क्या डंडे पे, देखो डंडा तो मैं मार भी नहीं सकता यहाँ से इतने दूर में बैठा हूँ। तो ये आंसर लिखना सीखो, एटलीस्ट 2 डेली के लिखो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपको बोलूंगा ये चीज़ सही नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो वही लिखो, कोई बात नहीं है। आपने जितना पढ़ा उतना लिखो। बात है यहाँ लिखने की, आप शुरुआत करो, पेन चलाना सीखो। आंसर राइटिंग शुरुआत यहीं से होती है, देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च करके लिखो, छाप दो ऐसे सेम के सेम, कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ताकि एटलीस्ट कुछ तो माइंड यहाँ से काम करेगा। अच्छा देख के लिखो, अच्छा इंट्रोडक्शन ये होता है, अच्छा मेन बॉडी ये है। फिर मैं बाद में दिखाऊंगा कि देखने में भी क्या दिमाग लगाना है। अभी एटलीस्ट चलो ठीक है, आप कुछ भी नहीं देख के भी लिख लिखवा के टप टप के दे दो, और धीरे धीरे बताऊंगा देखने में दिमाग कैसे लगाना। जैसे मान लो एक चीज याद रखो, एक थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन चूज किया जो ऑलरेडी लिखा हुआ कहीं पे भी, ठीक है। अब जब आप लिख रहे हो, ठीक, पहले आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब उसके इंट्रोडक्शन अब पहले समझो। उधर आपके हेल्प के लिए आपके पास एक आंसर रहेगा आंसर के रूप में, ठीक है। तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी, परंतु आपको ये समझना, पहले क्वेश्चन समझो, फिर आप एक बार उसको जो ये आंसर है इसको साइड में कर दो। आप ये सोचो कि मैं क्या लिखता इसके बारे में, अगर मुझे लिखने को मिलता, मान लो बिना देखे मैं लिखता, तो मैं क्या लिखता। अच्छा इंट्रोडक्शन में ऐसे शुरू करता, मेन बॉडी में ऐसे ऐसे लिखता, एक रफ डाटा बना लो आप, ठीक है। कंक्लूजन में इस तरीके से करता, फिर आप उसका सहारा लो, जो मॉडल आंसर जो भी बना है प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा इसने इंट्रोडक्शन नहीं, मुझे लग रहा है इसने इंट्रोडक्शन इस तरीके से सही नहीं किया, तो वहाँ दिमाग लगाओ, अच्छा मैं तो भाई नहीं इस तरीके से शुरू करूंगा, ठीक है। फिर उसने मान लो कि बुलेट पॉइंट में बनाया या पैराग्राफ नहीं, फिर आप बोलोगे नहीं सर ने बोला कि फ्लो चार्ट में मैं बना सकता हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी खोजो आप, वो आप फिर मेन बॉडी में आप वो चीज़ डालो। फ्लो चार्ट में उसमें नहीं लिखा है, तो आप ये लगाओ कंक्लूजन। आपको लग रहा है नहीं कंक्लूजन इसका सही नहीं है, या मान लो जो इसमें कमी है ये, मैं इसमें ये जोड़ दूंगा और अच्छा हो जाएगा। तो देखने में भी इस तरीके से दिमाग लगाना है, तब इस तरीके से दिमाग लगाओगे तभी मैं फिर बता रहा हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे सीखते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ आंसर राइटिंग शुरू करो, बार बार जो जितनी बेसिक क्लास होनी थी, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारे कोचिंग तो बस जस्ट वो स्टार्टिंग में जो पहली क्लास लेते उतना ही लेते हैं, पर मैं अभी बहुत सारी चीज़ें अंदर तक आपको लेके जाऊँगा कि रियलिटी में आंसर राइटिंग कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप मैं जो चीज़ें एक एक पॉइंट बता रहा हूँ अगर आप फॉलो करते रहो नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ। अब दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी अपन पहले दिन से मैं पीटी की तैयारी नहीं कर, अपन मेंस की तैयारी क्यों करें इसका आखिर मैं बता देता हूँ। जैसे कम से कम भी मान के चलो 15 लाख जो है फॉर्म भरता है, ये चीज़ याद रखना है। 15 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना कि रियलिटी में 1 लाख लोग ये जो मेंस की आंसर राइटिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। नहीं विश्वास हो ना, देखो लगभग अभी अपनी पेड स्टूडेंट 20 तक हो चुका है, ठीक है। अब देखना इसमें क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि इसका कितना ये परसेंटेज है, इसमें आखिरी में ना जो डेली रूटीन करने वाले आंसर करने वाले हैं 2 या 3 लोग ही बचेंगे। मैं फिर बता, और इन्हीं का सिलेक्शन होगा। मैं फिर बता रहा हूँ यही होता है, और आप ये देख लेना अभी तक मेरे पास एक भी किसी का आंसर नहीं आया है, तो समझ जाओ आपकी क्या स्थिति है, आपको सिलेक्शन की किसका बार पे खड़े। मैं भाई सबको मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ याद रखना, मेरे पास पढ़ने आए तो अगर शर्म लिया नहीं भाई, काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात, आप आंसर लिख के भेजो मेरे को, मैं फालतू में बैठा रहता हूँ ऐसे, कोई भी मेरे पास एक भी आंसर नहीं आता है। तो ये सही तरीका नहीं है। मैं फिर बार बताऊँ, सेकंड वीक चलना शुरू हो गया और आप लोगों के अभी एक भी आंसर लिख के मुझे नहीं भेजे, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पर्सनली फ़ोन करके डांटूंगा। मैं इसीलिए बस यहीं पे बोल रहा हूँ ताकि सब क्लासें देखोगे तो मैं हो गया सब, सबको देखना है क्लास, फिर बता रहा हूँ। और मैं आगे पूछूंगा मैंने कि इस क्लास में क्या बताई है, मैं सारा फीडबैक लूंगा। जब भी मेरे से कोई फ़ोन पे बात करेगा तो मैं चीज़ यार पर्सनली मैं उससे पूछूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपन नई क्लास के साथ कल से, ठीक है।